जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस को दिया तगड़ा झटका। बांग्लादेश को दी जा रही अमेरिकी मदद पर लगा दी गई रोक। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो वहीं आपको बताएंगे मोहम्मद यूनुस ने फिर दिखाई पाकिस्तान से नजदीकियां। इस बार बांग्लादेश से इस्लामाबाद के लिए सीधी फ्लाइट कर दी चालू। जी हाँ, भारत को दिया बड़ा झटका। तो वहीं इंडियन इंटेलिजेंस की ताकत देख पाकिस्तानी एक्सपर्ट रह गए भुचक के, कहने लगे भारत को सब मालूम था। बांग्लादेश में खुली आईएसआई की पोल। जी हां, तो उधर आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर तोड़ दिया प्रोटोकॉल। बताएंगे दोस्तों आखिर उन्होंने कौन सी हरकत की है, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बताएंगे कैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट का इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के इस्लामाबाद ना जाने पर आया है बड़ा दावा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हुए मानते हैं कि अपना भारत आज जिस मुकाम पर पहुंच गया है, इतनी जल्दी कोई भी देश नहीं पहुंच पाया होगा। तो अपनी राय दे करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका। बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस की उड़ा दी रातों की नींद। दोस्तों बांग्लादेश को दी जा रही अमेरिकी मदद पर लगा दी गई रोक। बता दें अमेरिका ने बांग्लादेश को भेजी जा रही सभी तरह की मदद को रोक दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद यूसैड ने बांग्लादेश में अपने सभी काम को रोक दिए हैं। शनिवार 25 जनवरी को जारी एक पत्र में यूसैड ने अपने सहयोगियों को सभी अनुबंध, अनुदान और सहायता कार्यक्रम तुरंत बंद करने के लिए कहा है। यह फैसला अमेरिका की ओर से दी जाने वाली विदेशी सहायता पर समीक्षा के बाद आया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दाता है। उसने वित्तीय वर्ष 2023 में $72 बिलियन की मदद अलग अलग देशों को दी थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले से बांग्लादेश में काम कर रहे अमेरिकी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों सहित परियोजना हितधारकों में चिंता बढ़ गई है। वो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जीवन रक्षक सहायता के भी अरबों डॉलर रुक सकते हैं। ये मदद तब तक रुकी रहेगी जब तक कि वर्तमान विदेश नीति उद्देश्यों के साथ सहायता की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से अनुमोदित केवल मदद के निलंबन के विशिष्ट कारणों के बारे में कोई और विवरण नहीं देता है। केवल एक व्यापक नीति समीक्षा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इससे कई हितधारक चल रही विकास पहलों के भविष्य को लेकर अनिश्चित है। ये कदम महत्वपूर्ण सहायता कार्यक्रमों को बाधित कर सकता है। दोस्तों वहीं बता दें मोहम्मद यूनुस ने फिर दिखाई पाकिस्तान से नजदीकियां। भारत को चिढ़ाने का किया है काम। बांग्लादेश से इस्लामाबाद के लिए सीधी फ्लाइट कर दी है जारी। दोस्तों पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट का ऐलान किया है। हुसैन ने शनिवार को पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश से पाकिस्तान के साथ सीधी हवाई सेवा शुरू करने की जानकारी दी है। इकबाल हुसैन ने कहा है कि सीधी उड़ानों से दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ये कदम पर्यटन, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएगा। हालांकि हुसैन ने ये नहीं बताया कि दोनों देशों में डायरेक्ट फ्लाइट कब शुरू होंगी। उन्होंने इसकी कोई तारीख नहीं बताई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मोहम्मद इकबाल हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी हवाई सेवा बेहतर संपर्क बनाने में मदद करेगी। हुसैन ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते व्यापार और राजनयिक संबंधों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और भविष्य और ज्यादा मजबूत होते रहेंगे। हुसैन ने बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को अपनी आवाज उठाने का मौका और अधिकार दिया है। इससे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अभिव्यक्ति की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ता यह सहयोग कहीं ना कहीं भारत को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। एक चीज और सच्चाई है जो बांग्लादेश को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतिहास गवा रहा है, जिस भी देश में पाकिस्तानी गए हैं उस देश का बंटा ढार किया है पाकिस्तानियों ने। ये कहने वाली बात है कि वहाँ पर पर्यटन, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि हार करके दूसरे देशों को पाकिस्तानियों के आगमन पर बैन लगाना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी शिक्षा लेने कम, भीख मांगने ज्यादा जाते हैं। और रही बात आतंक फैलाने की, तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं, वो आप अच्छे से जानते ही हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को बड़ा झटका दे सकता है कि कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच सुधरते रिश्ते के बीच भारत को और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ सकती है। वहीं आपको बता दें इंडियन इंटेलिजेंस की ताकत एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट रह गए भुचक के। दरअसल जैसा कि आपको पता है, हाल ही में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया था। इस दौरे पर भारत ने करीबी से नजर बनाए रखे थे। आईएसआई के दौरे के बाद पाकिस्तान के एक्सपर्ट भारत की खुफिया एजेंसियों की ताकत से हैरान है। भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने तो खुलकर यह मान लिया कि बांग्लादेश के अंदर भारत का मजबूत इंटेलिजेंस है। भारत के अंदर वो पावर है कि वो किसी भी देश के इंटेलिजेंस को फेल करके चीजों को डिकोड कर सकता है। अब्दुल बासित ने एबीएन न्यूज के साथ एक बातचीत में कहा कि आईएसआई का दौरा सामान्य था और इसमें भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने इस पर जिस प्रकार से नजर रखी थी
स्थिति वो हैरान करने वाला है। बासित ने कहा कि भारत को यह भी पता था कि ISI का डेलीगेशन किस मार्ग से आ रहा है और फ्लाइट का नंबर क्या है। जी हाँ, पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा कि भारत को सब मालूम था कि फ्लाइट कब लैंड हुई, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि अभी भी बांग्लादेश के अंदर भारत की जबरदस्त मौजूदगी है। अभी तक उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनके लोग एयरपोर्ट से लेकर गलियों बाजारों तक, उन्होंने बांग्लादेश की यूनुस सरकार से इस पर ध्यान देने की भी अपील कर डाली। जी हाँ दोस्तों, उसने यूनुस सरकार से भारतीय इंटेलिजेंस को रोकने तक की मांग कर दी है। ऐसे में पाकिस्तानी भारत के इंटेलिजेंस से हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस पावर को देखकर पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। लेकिन हम रियलिटी आपको बता दें दोस्तों, भारत की जो खुफिया एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस है, उससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिका भी चौकन्ना है। अमेरिका तक लोहा मानता है भारत के इस इंटेलिजेंस का। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आपको बता दें, जब ISI का डेलीगेशन बांग्लादेश गया था तो बांग्लादेश ने भी कहा था कि ISI का कोई भी डेलीगेशन बांग्लादेश नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये थी कि वाकई में ये लोग बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, जिसका पता भारत के इंटेलिजेंस ने लगाया था। वहीं आपको बता दें, रिपब्लिक डे के मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल, लोगों का अभिवादन करने के लिए कर्तव्य पथ पर चल पड़े। जी हाँ, 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परेड के समापन के बाद कर्तव्य पथ पर चलकर एक नई परंपरा को जारी रखा। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया और उनके पास से गुजरते हुए दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर देशभक्ति से ओतप्रोत दर्शक भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री भी कर्तव्य पथ के दूसरी ओर पहुंचे, जहां उत्साहित भीड़ ने उनका स्वागत किया और इस पल को अपने कैमरों में कैद किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। PM मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड के दौरान 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियों के जरिए भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के विमानों का शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का एक अनूठा प्रदर्शन हुआ, जो देश की ताकत और अखंडता की रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, भारत के इस वायुसेनाओं की पावर को देखकर, फोर्सेस की पावर को देख करके इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भी भौचक्के रह गए। उनकी भी भौहें खड़ी की खड़ी रह गई। जी हाँ, जिस प्रकार से आसमान में राफेल सुखोई ने दहाड़ा और जमीन पर डेयर डेविल्स ने तूफान मचाया, उसने हर किसी की आंखें चौंधिया दी। जी हाँ, क्या आपने दोस्तों आज का रिपब्लिक परेड देखा? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको सबसे बेहतरीन झांकी कौन सी लगी और सबसे बेहतरीन पल क्या लगा, बताइएगा जरूर दोस्तों। तो उधर आपको बता दे, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के इस्लामाबाद ना जाने पर बड़ा दावा, बता दिया बांग्लादेश का कनेक्शन, कह दिया नरेंद्र मोदी ने ले लिया बदला। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ऐसे में प्रबोवो का दौरा खास बन गया है। हालांकि एक और वजह से ये भी दौरा चर्चा में है और वो वजह है पाकिस्तान से जुड़ा। प्रबोवो के भारत के साथ पाकिस्तान का भी दौरा करने की चर्चा थी, लेकिन इसको टाल दिया गया। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ने दबाव डालकर प्रबोवो सुबियांतो को इस्लामाबाद आने से रोका है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा का कहना है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को भारत में 26 जनवरी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पाकिस्तान आना था। इंडिया ने उन पर इंडोनेशिया पर दबाव बनाया और उनको इस्लामाबाद आने से रोक दिया। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रबोवो सुबियांतो को रोककर पाकिस्तान से बदला ले लिया। कमर चीमा कहते हैं कि भारत ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश का बदला पाकिस्तान से लिया है। बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों में जो हुआ है उससे भारत खुश नहीं है। पाकिस्तान की बांग्लादेश में बढ़ती दखल से भारत परेशान है और इसके बदले में वो दिखाना चाहता है कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट को रोक कर यह दिखा दिया है कि हमारी भी तुमसे तगड़ी बातचीत है। वहीं बता दें, आजादी के बाद बग्गी को लेकर भी भारत पाकिस्तान में छिड़ गया था विवाद। क्या आपको पता है दोस्तों? अगर आपने आज रिपब्लिक डे परेड देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष प्रबोवो सुबियांतो रविवार को आज परेड समारोह के लिए पारंपरिक बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे। इस परंपरा को 40 साल के अंतराल के बाद पिछले साल फिर से शुरू किया गया था और इस बग्गी में जो घोड़े लगे होते हैं वो ऑस्ट्रियाई मिश्रित नस्ल के घोड़े हैं जो बग्गी को खींचते हैं। हालांकि राष्ट्रपति की इस बग्गी का उपयोग 1984 तक गणतंत्र दिवस समारोह के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसे बंद कर दिया गया था। सुरक्षा कारणों से बंद होने से पहले इस बग्गी का इस्तेमाल आखिरी बार 1984 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसके बाद राष्ट्रपतियों ने यात्रा के लिए लिमोजीन का उपयोग करना शुरू कर दिया था। 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल्डिंग रिट्रीट समारोह के लिए इसका दोबारा इस्तेमाल किया था। ऐसे में आपको बता दें, ब्रिटिश काल के दौरान बग्गी भारत के वायसराय की थी। 1947 में भारत की आजादी के बाद गाड़ी पर दावे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद छिड़ गया था। विवाद का कोई तत्काल समाधान निकालने के लिए भारत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी साहबजादा याकूब खान ने तय किया कि बग्गी का स्वामित्व सिक्का उछालकर टॉस के आधार पर होगा। माना जाता है कि भारत
ने टॉस जीता और तब से बग्गी देश भारत के पास है। इस गाड़ी का उपयोग कई राष्ट्रपतियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया गया है। जी हाँ, क्या आपको ये स्टोरी पता थी दोस्तों? बताइएगा जरूर। तो उधर आपको बता दें, इतना ही नहीं, अटारी वाघा बॉर्डर पर भी बीटिंग रिट्रीट देखने को मिला है। जवानों का जोश हाई दिखाई दिया, देश प्रेम का उमड़ा है वहाँ समंदर। दोस्तों पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी क्रम में पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर देशभक्ति और गर्व का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों का देशभक्ति से भर देने वाला एक्शन दिखाई दिया। बता दें कि अटारी वाला हिस्सा भारत में है जबकि वाघा वाला हिस्सा पाकिस्तान में है। दोस्तों आप लोग कमेंट में हैप्पी रिपब्लिक डे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उधर आपको बता दें, भारत के तेजस MK-1A फाइटर प्रोग्राम में क्या अमेरिका जानबूझकर लगा रहा है अड़ंगा? F-16 के लिए बड़ा खतरा, पाकिस्तान की भी बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों तेजस फाइटर जेट भारत का एक महत्वाकांक्षी हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम है जिसकी परिकल्पना भारतीय वायुसेना के सोवियत विरासत के बड़े बेड़े को बदलने के लिए अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर के रूप में की गई थी। भारत की योजना सोवियत दौरे में हासिल मिग श्रेणी के लड़ाकू विमानों को बदलने की है। तेजस ने पहली परीक्षण उड़ान जनवरी 2001 में की थी और 20 फरवरी 2019 को एरो इंडिया एयर शो के दौरान अंतिम परिचालन मंजूरी मिली। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण मील का पत्थर तेजस MK-1A वेरिएंट का विकास था जिसमें बेहतर इंजन के चलते एडवांस रेडार, बढ़ी हुई हथियार क्षमता और बेहतर परिचालन रेंज शामिल है। लेकिन अब इसमें अमेरिका बाधा बन रहा है। तेजस MA-1A विमान के लिए जिस F404 इंजन को चुना गया है उसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। इसकी आपूर्ति के लिए 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान समझौता हुआ था, लेकिन इस इंजन की आपूर्ति में देरी हो रही है जिसके चलते भारतीय वायुसेना का इंडक्शन शेड्यूल ठप पड़ गया है। शुरुआत में इस इंजन की 2023 के अंत में डिलीवरी की जानी थी, लेकिन अब अप्रैल 2025 के करीब इसके मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर बड़ा खतरा। ट्रंप ने भेदभाव रोकने वाला प्रोग्राम किया बंद, गोरे लोगों के लिए जॉब बढ़ाना मकसद। जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भेदभाव खत्म करने वाले DEI यानी विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम पर रोक लगा दी। इसकी वजह से 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सभी DEI भर्तियां रोककर कर्मचारियों को 31 जनवरी तक पेड लीव पर भेज दिया गया है। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान DIE बंद करने का वादा किया था। अमेरिका में कुल 32 लाख फेडरल यानी केंद्रीय कर्मचारी, इनमें से 8 लाख कर्मचारी DEI प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। इनमें से लगभग 1 लाख भारतीय हैं। इसमें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त और वर्क वीजा जैसे H-1B वीजा पर काम करने वाले शामिल है। जी हाँ, अब राज्यों में भी DEI के दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 1 फरवरी को इससे जुड़े कर्मचारियों के भविष्य के बारे में फैसला किया जाएगा सभी फेडरल दफ्तरों से। इस प्रोग्राम को लेकर रिपोर्टें भी मांगी गई हैं। वहीं बता दें, ग्वादर को दुबई बनाने चला था पाकिस्तान, अब जान के लाले पड़े चीन का अरबों डॉलर डूबा। जी हाँ, पाकिस्तान का दुबई कहे जाने वाला ग्वादर इन दिनों शहबाज सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। पाकिस्तान सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो ग्वादर का क्या करे। क्या वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का शुरुआती स्थल बदले या फिर उसे पूरी तरह से चीन को सौंप दे। हालांकि पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता है कि ग्वादर जैसे इलाके में चीनी सेना की मौजूदगी हो, क्योंकि इससे अमेरिका नाराज हो सकता है और देश में भी विरोध हो सकता है। ग्वादर के लोग भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ग्वादर एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। कुछ दिनों पहले जब पहली उड़ान ग्वादर के नए रनवे पर उतरी तो पाकिस्तान की सरकार ने इसे प्रगति और समृद्धि की दिशा में एक कदम बताया। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बना ये नया खुला हवाई अड्डा, जो अब देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग का प्रतीक है। लेकिन इस घटना के दृश्य कुछ और ही बयां कर रहे हैं कहानी को। 20 जनवरी को जब यह घटना घटी तो ग्वादर के आसपास के शहर को सख्त सुरक्षा घेरे में रखा गया था। इस समारोह में पाकिस्तान सरकार और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जबकि उनके चीनी सरकार के समकक्ष स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे। भले ही हवाई अड्डे के लिए $230 मिलियन का बिल चीन ने ही चुकाया हो, लेकिन हमले के डर से ग्वादर में लॉकडाउन और चीन भागता नजर आया है। वहीं बता दें, देहरादून मेयर रिजल्ट में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत, मैराथन काउंटिंग के बाद सौरभ थपलियाल ने जमानत करवा दी जब्त। जी हां, उत्तराखंड में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हुए। सत्तारूढ़ भाजपा ने अधिकतर सीटों पर जीत का परचम लहराया है। 11 नगर निगम में से 10 सीटों पर कमल खिला, लेकिन सबसे अधिक चर्चा देहरादून शहर की है। यहाँ करीब 28 घंटों तक चली काउंटिंग के बाद रविवार दिन में नतीजे घोषित हो गए। मेयर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने प्रचंड जीत दर्ज की है। भाजपा के सौरभ थपलियाल 1,05,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करते हुए देहरादून शहर के मेयर बन गए हैं। देहरादून नगर निगम में यह सबसे बड़ी जीत है। देहरादून निगम में भाजपा ने 100 में से 64 वार्डों पर भी कब्जा जमाया है। कांग्रेस के 23 पार्षदों ने जीत हासिल की है, जबकि 13 निर्दलीय पार्षद बने हैं। दोस्तों, इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कहते हुए दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।